हेलो एवरीवन। हम आज देखने वाले हैं बीएड एडमिशन टेस्ट के कुछ मॉक सीरीज़। तो आप सबको स्वागत है इस चैनल में। हमने प्रिपेयर किया है एक मॉक सीरीज़ जो कि बेस्ड ऑन असम यूनिवर्सिटी सिलेबस है। हमें पता है कि 2-3 दिन के अंदर ही हमारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, असम यूनिवर्सिटी का बीएड एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन, जिसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है। तो मुझे लगा कि एक वीडियो इसमें भी बना लेती हूँ, तो शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स की यहाँ पे बेनिफिट हो जाए इससे। तो आज हम देखेंगे एक मॉक सीरीज़ जो हमारा जो सिलेबस है ना, बीएड एडमिशन टेस्ट का असम यूनिवर्सिटी वाला सिलेबस, उसके ऊपर पूरी बेस्ड है। हमारा वेटेज दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। टीचिंग एप्टीट्यूड में है 60%, मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड एंड इश्यूज़ रिलेटेड टू एजुकेशन एंड टीचिंग एप्टीट्यूड में ही ज़्यादा वेटेज दिया गया है। जितने भी सारे इश्यूज़ है रिलेटेड टू एजुकेशन एंड टीचिंग एप्टीट्यूड वाले जो भी क्वेश्चंस है ना, उनमें से ही 60% क्वेश्चंस रहेंगे और बाकी इंग्लिश, रीजनिंग, एबिलिटी, इन सब से बाकी 40% का रहेगा। करंट अफेयर्स ये सब मिला के बाकी 40% का रहेगा। तो हम देख लेते हैं क्या है वेटेज। हमारा ऐसा है जो यहाँ पे दिया गया है, 60% वेटेज है टीचिंग एप्टीट्यूड से, जिसमें कि नेचर ऑफ टीचिंग, लर्नर नीड्स, टीचिंग मेथड, क्लासरूम इंटरेक्शन एंड इवैल्यूएशन स्ट्रेटजीज़, ये सब रहेगा। फिर इश्यूज़ रिलेटेड टू एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ टीचर एजुकेशन, इंडियन एजुकेशनल पॉलिसीज़, एनईपी, आरटीई, सीसीई, कमीशंस एंड बॉडीज़, इन सब के ऊपर से भी क्वेश्चंस रहेंगे। और उसके बाद देखिए कि बाकी 40% वेटेज कहाँ से आता है जनरल साइंस से, जनरल इंग्लिश से, ग्रामर, टेंस, एरर करेक्शन, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड क्रिएशन एंड जम्बल्ड वर्ड्स, इन सब से आते हैं बाकी 40% के जो क्वेश्चंस हैं। और जीके एंड रीजनिंग से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं हम लोग उसके बाद हमारा ये जो सिलेबस ब्रेकडाउन है हमने कैसे किया है। क्वेश्चन 1 to 15 का जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ना, उसमें हमें मिलेगा कंसेप्ट्स, लर्नर नीड्स, टीचिंग मेथड, क्लासरूम इंटरेक्शन, इवैल्यूएशन, इन सब के ऊपर के क्वेश्चंस। तो आप लोग प्लीज़ बहुत ही ध्यान से देखिएगा और सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है आप सबको बहुत बेनिफिट होने वाली है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग। तो इनमें ऑप्शन 4 है। पहला ऑप्शन है टू गिव इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, टू डेवलप थिंकिंग एंड बी ऑप्शन है टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास एग्जामिनेशंस, सी है टू डेवलप थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ एंड डी है टू डिक्टेट नोट्स इन द क्लासरूम। तो देख लीजिए आप लोग, टू गिव इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स क्या लग रहा है कि ये हो सकता है, टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास एग्जामिनेशन ये हो सकता है क्या, टू डिक्टेट हो सकता है क्या। डिक्टेट वाला तो नेगेटिव वर्ड हो गया, बस डिक्टेशन करना हमारा कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता, इसको पहले क्रॉस कर दीजिए। बी वाला ऑप्शन ये भी आप क्रॉस कर सकते हैं, टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास एग्जामिनेशन, क्योंकि बस पास करना ही हमें हमारा ये भी क्रॉस हो जाएगा, ये भी क्रॉस हो जाएगा। बस पास करना ही हमारा मोटिव नहीं होता है। टू गिव इन्फॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, ओनली इन्फॉर्मेशन गिव करना तो हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। टू डेवलप थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, ये हो सकता है। तो हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर क्या मिलता है हमें। यस, यही हमारा करेक्ट आंसर है, टू डेवलप थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी emphasizes that teaching is not merely the transmission of information or rote preparation for exams. The ultimate goal of teaching is to foster critical thinking. तो हमें याद रखना पड़ेगा, जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे ना, तो हमें इन की वर्ड्स में फोकस करना पड़ेगा। क्रिटिकल थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल ऑटोनोमी, होलिस्टिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब होलिस्टिक, इंटेलेक्चुअल, कॉम्पिटेंसी, क्रिटिकल थिंकिंग, एक्सपीरियंशियल, ये जो वर्ड्स हैं ना, इन सबको आपको याद रखना पड़ेगा। ये जहाँ पे भी आपको दिख जाए तो आप लोग टिक कर दो कि यही करेक्ट होगा, क्योंकि ये सब पॉजिटिव वर्ड्स हैं। रोट लर्निंग ये नहीं करना चाहिए। रोट डिक्टेशन, सिलेबस कवरेज, बस ये सब होता है लोअर ऑर्डर ऑब्जेक्टिव्स, इनमें हमें फोकस ज़्यादा करने से नहीं होगा, इससे हमारा जो रियल एजुकेशन है वो नहीं मिलता है। डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ एंश्योर्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे ना, तो उससे हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग मिलती है। तो हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which type of evaluation is conducted continuously during the instruction process to monitor learning progress? ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा इवैल्यूएशन हम कंटिन्यूसली करते हैं ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस, मतलब पढ़ाते पढ़ाते कौन सा इवैल्यूएशन हम कर सकते हैं। समेटिव जो है ना, वो होता है पढ़ाना ख़त्म होने के बाद, जिसका एग्जाम्पल होता है जो हम एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते हैं, यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम वगैरह, हाफ ईयरली एग्ज़ाम वगैरह, या फिर मतलब जो टर्म एंड एग्ज़ाम होता है, ये सब होता है समेटिव का, जो हमने कुछ एक
पीरियड कवर किया होता है, उस पीरियड में जो भी पढ़ाया उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं। फिर डायग्नोस्टिक होता है कि कुछ डिटेक्ट करने के लिए कि क्या, डायग्नाइज करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम एरियाज़ है। जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है ना, वो होता है जो हम पढ़ाते पढ़ाते डिटरमाइन करते हैं कि पढ़ाते पढ़ाते हम ये रियलाइज़ करते हैं कि इस जगह पे बच्चा अच्छे से नहीं समझ पा रहा है, तो इस जगह पे ज़्यादा उसको ध्यान देना चाहिए। उसको हम फीडबैक देते हैं कि ऐसे करो, ऐसे करने से तुम्हारा ये वाला जो वीक पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, प्लस पॉइंट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम उसको तब ऐसे एडवाइस करते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या आया, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। Formative evaluation takes place during the teaching learning process to provide ongoing feedback to both teachers and students. तो टीचर को भी हमें फीडबैक मिल जाती है अगर बच्चा समझ नहीं रहा है, अगर बच्चे का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो लोग बोलते हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा है, मैम समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें भी समझना चाहिए कि हमारा शायद पढ़ाने का प्रोसेस ठीक नहीं है, हमें भी अपने प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा, सुधार लाना पड़ेगा। और अगर बच्चा अच्छे से आंसर नहीं कर पा रहा है, अगर उसका जो क्लास का जो मतलब एक्टिविटीज़ है, क्लास में जो उसका पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही कम है, तो हमें भी समझना चाहिए कि बच्चा नहीं समझ रहा है, तो उसकी भी कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको भी सुधार करना चाहिए। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यूज्ड टू इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग व्हाइल इट इज़ हैपनिंग। क्विजेज, क्लास डिस्कशन, हम क्लास डिस्कशन करके, क्विज़ करके, रिकेप वाले जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे कि आज एक क्लास लिया मैंने और एंड में 10 मिनट मैंने बोला कि चलो जो पढ़ाया आज उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, 5-6 क्वेश्चंस करते हैं। अगर उसका आंसर सब दे पाए तो हम समझ लेंगे कि ठीक है, जो भी पढ़ाया उनको समझ में आया। अगर आंसर्स कोई ना दे पाए, अगर आंसर्स देने में सबको ही दिक्कत हो, तो हमें भी समझ लेना चाहिए कि पढ़ाने में कुछ तो गलती हुई है और उनका भी समझने में गलती हो रहा है। समेटिव क्या होता है, ऑकर्स एट द एंड ऑफ ए टर्म टू असाइन ग्रेड्स और सर्टिफाई मास्टरी। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, जिससे कि हम लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को डायग्नाइज करते हैं कि इस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है, इस बच्चे को लिखने में दिक्कत है, इस बच्चे का हैंड राइटिंग का इशू है, जो हम डायग्नाइज करते हैं उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। माइक्रो टीचिंग इज़ अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक प्राइमरीली यूज्ड फॉर विच पर्पस। माइक्रो टीचिंग जो एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है वो प्राइमरीली कौन से पर्पस से मतलब यूज़ किया जाता है। टीचिंग लार्ज क्लासरूम्स इफेक्टिवली, टेस्टिंग स्टूडेंट्स ओवरऑल IQ लेवल्स, डेवलपिंग स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स इन पीपल टीचर्स, कंप्लीटिंग सिलेबस इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम। जो माइक्रो टीचिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये प्योरली फॉर BEd ट्रेनीज़ है। जो भी आप लोग अभी इस एंट्रेंस में पास करोगे, फिर BEd में एडमिशन लोगे, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले है, क्योंकि आपको वहाँ पे सीखना पड़ेगा स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स। और प्यूपिल टीचर मतलब जो BEd ट्रेनी है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा B, डेवलपिंग स्पेसिफिक teaching skills in pupil teachers. Micro teaching was developed by Dewitt Allen in 1961 at Stanford University. बहुत ही important point है, इसको आप याद रखिएगा। It scales down the class size 5 to 10 students. तो ये क्या करता है, क्लास साइज को 5 to 10 स्टूडेंट्स में स्केल डाउन कर लेता है, कम कर देता है। एंड टाइम ड्यूरेशन को भी स्केल डाउन करके 5 to 10 मिनट्स कर देता है। एंड कंटेंट कम्प्लेक्सिटी को भी स्केल डाउन करता है। ठीक है, मतलब जैसे कि हम जब टीचर बन जाते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग जाके 40-50 स्टूडेंट्स वाले क्लासरूम में पढ़ाते हैं और 40-50 मिनट वाला क्लास भी कंडक्ट करते हैं। लेकिन जब हम ट्रेनी होते हैं, BEd ट्रेनीज़, तो हमें सिखाया जाता है 5-10 स्टूडेंट्स को सामने रख के, या फिर 5-10 आप लोगों के ही साथ वाले जो BEd ट्रेनीज़ होंगे उनको ही बोला जाएगा कि आप लोग स्टूडेंट्स एज्यूम कर लो खुद को, और ये पढ़ाएंगे, आप लोग जज करना कैसा हो रहा है। तो ऐसे हमें कराया जाएगा। Its core aim is to allow trainee teachers to master one specific teaching skill at a time. क्वेश्चनिंग स्किल, रीइंफोर्समेंट स्किल, स्टिमुलस वेरिएशन। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है कि ऐसे जब हम करेंगे ना, प्रैक्टिस जब करेंगे, ऐसे माइक्रो टीचिंग जब करेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में जब हम पढ़ाएंगे, 5-10 स्टूडेंट्स को 5-10 मिनट के लिए जब पढ़ाएंगे, तो हमारा जो स्किल्स है ना, क्वेश्चनिंग स्किल, रीइंफोर्समेंट स्किल, कंटेंट डिलीवरी स्किल, ये सब स्किल मतलब हम लोग का तब शार्पन हो जाएगा। तब हमें समझ में आएगा कि किस तरह से हम एक बड़े क्लासरूम में भी इन सब स्किल्स को यूज़ करके एक इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट बना सकते हैं। Which of the following is an example of a learner-centered teaching method? तो बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड है। लेक्चर मेथड क्या लर्नर सेंटर्ड है, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, या प्रोजेक्ट मेथड, या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड। तो कौन सा वाला लर्नर सेंटर्ड होगा।
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड सबसे बेस्ट माना जाता है। द प्रोजेक्ट मेथड एडवोकेटेड बाय विलियम हर्ड किलपैट्रिक बेस्ड ऑन जॉन डेवीज प्रैग्मेटिज्म। तो ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। पहले तो हमें मिला ये प्रोजेक्ट मेथड किसने एडवोकेट किया, ये है विलियम हर्ड किलपैट्रिक। ये किलपैट्रिक का नाम भी हमें मिल सकता है क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू ही स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं। जो हम करते हैं ना, करके सीखते हैं, वो हमें ज़्यादा याद रहता है। और यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म का भी जो प्रपाउंड है उनका नाम भी दिया गया है, जॉन डेवी। तो इज़ कम्प्लीटली ए स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। प्रोजेक्ट मेथड एक स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स एक्टिवली प्लान, एग्जीक्यूट एंड इवेलुएट रियल लाइफ टास्क्स इन ए नेचुरल सेटिंग। तो वो लोग क्या करते हैं, वो खुद से प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, इवेलुएट करते हैं रियल लाइफ टास्क्स को इन ए नेचुरल सेटिंग। लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स आर प्राइमरीली टीचर centered where students remain mostly passive listeners or observers। लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होता है, ज़्यादातर टीचर ही मतलब कंटेंट डिलीवरी करते हैं, फिर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, मतलब टीचर का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है और स्टूडेंट्स का कम हो जाता है। लेकिन प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो जाता है। और हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बोलता है कि जितना ज़्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेगा उतना ज़्यादा एजुकेशन इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग। According to Jean Piaget's cognitive development theory, at which stage does abstract and hypothetical thinking develop? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे को हमें बिल्कुल मिस ही नहीं करना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक इंसान है बीएड के लिए, जिनमें से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जो सीटेट में भी आते हैं, टेट में भी आते हैं, अभी एंट्रेंस में भी ये सब आएंगे। तो जीन पियाजे के हिसाब से कौन से स्टेज में हमें एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट हमारा हो जाता है, मतलब बच्चों का हो जाता है, कौन सा स्टेज में? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। इसका जो 4 स्टेज है ना, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल, इनको आप बहुत ही अच्छे से याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है ना, उसका मतलब ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में किस एज ग्रुप के बच्चों के बारे में बोला जा रहा है। तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि 0 to 2 years या 2 to 7 years या 7 to 11 years या फिर 11+ years। तो उसमें आपको मतलब निकालना है, उसमें सबको डिटरमाइन करना है कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। तो इसलिए ये जो चारों स्टेज है इसको एकदम अच्छे से याद करके रखिए। तो यहाँ पे जो हमें बोला गया है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बारे में, ये एकदम लास्ट वाला स्टेज है। पहले आता है सेंसरी मोटर, उसमें क्या होता है, बच्चे का एज होता है 0 to 2 और उसमें मोटर एक्टिविटी एंड ऑब्जेक्ट परमानेंस का कंसेप्ट डेवलप होता है उसमें, मतलब उस टाइम पे ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड मोटर एक्टिविटी यही सब चलता है बच्चे में। उसके बाद आता है प्री ऑपरेशनल, इसका जो एज ग्रुप है वो है 2 to 7 years। उसमें आता है हमारा कॉन्सेप्ट ईगोसेंट्रिज्म एंड सिंबलिक थॉट। इसमें ईगोसेंट्रिज्म होता है, बच्चा हर चीज़ अपना ही समझता है, ईगोसेंट्रिज्म आ जाता है और सिंबलिक थॉट आ जाता है, ठीक है। फिर आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 years, लॉजिकल थॉट ऑन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स कंजर्वेशन। तो उस तब धीरे धीरे उसको लॉजिकल थॉट आता है ऑन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, जो वो देख सकता है, छू सकता है, फील कर, मतलब जो देख सकता है, छू सकता है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स जो है उनके बारे में उसके पास लॉजिकल थॉट्स आने लगते हैं। फिर आता है फॉर्मल ऑपरेशनल आफ्टर 11 years, 11+ years, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, जहाँ पे हम बिना देखे बिना छुए हम इमेजिन भी कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आता है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव लॉजिक आता है, फिर सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है, ये सब आता है। ये हो गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इन एजुकेशन? डायग्नोस्टिक टेस्टिंग मैंने पहले बोला है ना, क्या करना होता है, डायग्नाइज करना होता है। तो इनमें से कौन सा वाला हो जाएगा इसका आंसर? टू रैंक ये तो नहीं होगा, टू अवॉइड ये भी नहीं होगा, टू सिलेक्ट ये भी नहीं होगा, टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज एंड वीकनेस, ये होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। हाँ, तो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग फंक्शंस लाइक ए मेडिकल डायग्नोसिस इन एजुकेशन, इट locates the exact areas where a student faces confusion on persistent gaps in understanding. Once the diagnostic test reveals the gaps, the teacher prepares remedial teaching strategies to bridge those specific gaps. नेक्स्ट आ गया हमारा ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आप लोग प्लीज़ अच्छे से नॉलेज गैदर करके जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विच डोमेन ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स डील्स विद एटीट्यूड, वैल्यूज़ एंड इमोशंस?
ब्लूम्स टेक्सोनोमी में बहुत सारे डोमेन्स हैं, उसमें से कौन से डोमेन में एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ एंड इमोशंस के बारे में बात किया जाता है? तो ये हो जाएगा अफेक्टिव। जहाँ पे भी आपको इमोशन दिखेगा ना, तो सोच लेना कि मतलब कंफर्म हो जाना कि वो अफेक्टिव ही है, AFFECTIVE। तो क्या है देखिए, बेंजामिन ब्लूम एंड प्रोथोल कैटेगराइज्ड एजुकेशनल गोल्स इनटू 3 डोमेन्स। 3 डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर रिलेटेड होता है आपके फिजिकल स्किल्स, मैनुअल एक्टिविटीज़, हैंड से, हैंड के मतलब हैंड से हम साइकोमोटर को रिलेट कर सकते हैं कि कुछ करना, फिजिकल एक्टिविटीज़, मैनुअल एक्टिविटीज़, ये सब आता है साइकोमोटर में। अफेक्टिव में आता है फीलिंग्स, वैल्यूज़, एप्रिसिएशन, एटीट्यूड्स, जो हमारे हार्ट से मतलब आता है, वो आ जाता है इस डोमेन में। जो हार्ट के थ्रू मतलब रन होता है, वो आता है अफेक्टिव डोमेन में। और कॉग्निटिव डोमेन आता है हेड, ब्रेन, मतलब जो हम थिंक करते हैं, थिंकिंग, कॉम्प्रिहेंशन, नॉलेज, जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, हेड से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें आ जाती है कॉग्निटिव डोमेन में। तो 3 डोमेन है, एक होता है रन बाय हैंड, मतलब एक्टिविटीज़ के द्वारा रन होता है ये डोमेन। दूसरा आता है इफेक्टिव डोमेन, जो कि मतलब हर्ट के द्वारा रन होता है, हर्ट से रिलेटेड जो भी मतलब आइडियाज़ है वो इफेक्टिव डोमेन में आता है। और जो भी हेड से रिलेटेड आइडियाज़ है वो आता है हमारे कॉग्निटिव डोमेन में। ये भी याद रखना, ब्लूम्स टेक्सोनोमी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन ए टीचर यूजेस पॉजिटिव वर्बल स्टेटमेंट्स लाइक गुड जॉब, एक्सीलेंट, व्हाट टेक्निक इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड? यहाँ पे कौन सा टेक्निक यूज़ किया जा रहा है? ये क्या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है? नेगेटिव तो कुछ नहीं बोला जा रहा है, तो ये नेगेटिव तो नहीं होगा। पनिशमेंट है? नहीं, पनिशमेंट भी नहीं होगा। पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, ये हो सकता है। एक्सटिंक्शन भी नहीं होगा, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये BF स्किनर्स का जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है ना, रीइंफोर्समेंट स्ट्रेंथेंस डिज़ायरेबल बिहेवियर। BF स्किनर ने बोला है, अकॉर्डिंग टू हिज ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, रीइंफोर्समेंट से क्या होता है, बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। ठीक है, वर्ड्स लाइक वेरी गुड, राइट, कीप इट अप, ये सब पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट है। जब भी हम बच्चे को ऐसे मतलब एनकरेज करेंगे, पॉजिटिव वर्ड्स बोलेंगे, तो बच्चे में एक एनकरेजमेंट ऑटोमेटिक आएगी, मोटिवेशन आएगी, उसको और भी अच्छे से पढ़ने का उसमें एक मोटिवेशन आ जाएगा। और अगर हम बोलेंगे तुम्हें तो कुछ नहीं आता, मतलब इतना तुम ऐसे, तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आता है, तुम इतना बुद्धू हो, ऐसे अगर हम बोलेंगे तो बच्चे में क्या हो जाएगा, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाएगा और उसका धीरे धीरे पढ़ने से मन और भी हट जाएगा। नोडिंग और स्माइलिंग रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। तो स्माइलिंग, नोडिंग ये हो जाएगा नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट जो कि पॉजिटिव है, और बोलना वेरी गुड, राइट, कीप इट अप, ये हो जाएगा पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। तो इन दोनों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म पैडागोजी? पैडागोजी का लिटरल मीनिंग क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टू लीड और गाइड द चाइल्ड। ठीक है, द वर्ड पैडागोजी ओरिजिनेट्स फ्रॉम ग्रीक रूट्स, पेडोस जिसका मतलब है चाइल्ड, एंड एगोगोस जिसका मतलब है लीडर या फिर गाइड। दस पैडागोजी लिटरली ट्रांसलेट्स दैट आर्ट एंड साइंस ऑफ लीडिंग और टीचिंग चिल्ड्रन। टीचिंग एडल्ट इज़ टर्म्ड एंड्रागोगी। तो इसको भी आप लोग याद रखना कि एडल्ट को पढ़ाने का जो टर्म है उसको बोलते हैं एंड्रागोगी। पेडागोजी स्पेसिफिकली मतलब टीचिंग लर्निंग, जो ये मतलब इन रिलेशन टू चिल्ड्रन है, मतलब चिल्ड्रन को, बच्चों को पढ़ाने का जो साइंस है उसको हम पेडागोजी बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 10। विच प्रिंसिपल एडवोकेट्स दैट एजुकेशन शुड बी टेलर्ड टू मीट इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स? कौन सा प्रिंसिपल बोलता है कि एजुकेशन को हमें इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर बेस करके क्या करना चाहिए, टेलर करना चाहिए, मतलब उसको सजाना चाहिए। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ये नहीं बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यही बोलता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या बोलता है? बोलता है कि एवरी स्टूडेंट पॉसेसेस यूनिक लर्निंग स्पीड्स, एबिलिटीज़, इंटरेस्ट्स एंड बैकग्राउंड इंटेलिजेंस। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन adapts teaching methods, pace, and assessment styles to accommodate these individual differences. A one-size-fits-all uniform method disadvantages slow learners and gifted students alike. तो क्या बोला गया है कि सबके लिए अगर सेम ही यूनिफॉर्म मेथड हो ना, तो क्या हो जाता है, इससे डिसएडवांटेजेस ज़्यादा होती है। स्लो लर्नर्स भी अच्छे से लर्न नहीं कर पाते हैं, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको भी बोर फील होता है कि जो भी पढ़ा रहे हैं वो हमें स्लो लग रहा है, उनको ऐसा लग सकता है, क्योंकि जो गिफ्टेड है वो बहुत तेज़ी से मतलब पढ़ते
पढ़ते हैं, और जो स्लो है उनको थोड़ा स्लो पढ़ाना पड़ता है। तो अगर हम यूनिफॉर्म मेथड यूज़ करेंगे ना, तो स्लो के लिए शायद लग सकता है कि फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा, और जो गिफ्टेड है उसको लग सकता है कि अरे वेस्ट हो रहा है मेरा टाइम, मुझे तो ये सब वैसे भी आता है। तो हर एक के लिए, हर एक के नीड्स को समझ के हमें एक डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन प्रिपेयर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ स्टूडेंट फ्रिक्वेंटली क्रिएट्स डिसरप्शन इन क्लास, व्हाट शुड बी द टीचर्स मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। टीचर अगर लगातार क्या करे, क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, तो क्या करना चाहिए टीचर को? एक्सपेल द स्टूडेंट, ये नेगेटिव है, पनिश नहीं करना है, एक्सपेल नहीं करना है, ठीक है। डायग्नोज द अंडरलाइंग कॉज, इग्नोर द स्टूडेंट, इग्नोर भी नहीं करना है। इग्नोर, पनिश, एक्सपेल, ये तीनों के तीनों नेगेटिव वर्ड्स है, तीनों को आप लोग हटाओ, और यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड है डायग्नोज। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, डायग्नोज द अंडरलाइंग कॉज एंड काउंसिल प्राइवेटली। उसको पहले डिटेक्ट करो कि क्यों ऐसा कर रहा है, और फिर उसको काउंसलिंग दो, उसको समझाओ कि ऐसा ना करे, ऐसा क्यों कर रहा है, उसका वो रीज़न समझो आप लोग। इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट रिक्वायर्स एम्पैथी एंड साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। मिसबिहेवियर ऑफन स्टेम्स फ्रॉम इमोशनल फ्रस्ट्रेशन, लर्निंग डिफिकल्टी, होम इश्यूज और डिज़ायर फॉर अटेंशन। पब्लिक humiliation or corporal punishment is illegal and harmful. Finding the root cause enables constructive behavior modification। तो ये आप पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा, तो आप लोग PDF से पढ़ लेना। इसका PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल में, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ जिसको भी लगता है कि ये PDF आप लोग को चाहिए, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ये PDF वहाँ से डाउनलोड कर लेना। Which teaching aid provides the most direct, concrete and real experience of learners? तो कौन सा टीचिंग एड क्या करता है, प्रोवाइड करता है डायरेक्ट, कॉन्क्रीट एंड रियल एक्सपीरियंस? टेक्स्ट बुक या एजुकेशनल फिल्म्स या फिर फील्ड ट्रिप या फिर टीचर्स वर्बल लेक्चर? तो ये हो जाएगा सी, फील्ड ट्रिप्स एंड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। जो हम देखते हैं, जो हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है, हमें ज़्यादा याद रहती है। अकॉर्डिंग टू एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस, डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस क्या करता है? लाइक फील्ड ट्रिप्स, रियल स्पेसिमेंस, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, ये दिस लाई एट द बेस ऑफ द कोन एंड ऑफर मैक्सिमम रिटेंशन। उससे क्या होता है, हम मतलब मैक्सिमम चीज़ों को रिटेन कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। वर्बल सिम्बॉल्स लेक्चर्स लाई एट द टॉप एंड आर एट द मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। What is the highest level of cognitive learning in Bloom's revised taxonomy? सबसे highest level of cognitive learning कौन सा है? Evaluating, creating, analyzing या फिर applying? तो सबसे highest हो जाएगा creating, C। create करना होता है सबसे highest। In the original 1956 taxonomy, the Bloom's taxonomy originally आया था 1956 में। Evaluation was the top level। तब क्या बोला गया था कि evaluation एकदम highest में है, ठीक है। इन द रिवाइज्ड 2001 टेक्सोनोमी, इसको 2001 में फिर से रिवाइज किया गया है, ब्लूम्स टेक्सोनोमी को रिवाइज किया गया है बाय एंडरसन एंड क्रथोल, लॉरेन एंडरसन एंड डेविड क्रथोल। तो उन लोगों ने क्या बोला कि नहीं, इवालुएशन इज़ नॉट द हाईएस्ट लेवल, बल्कि कौन है, इवालुएशन के बाद क्या हो जाएगा, इवालुएटिंग के बाद आ जाएगा क्रिएटिंग हो जाएगा हमारा हाईएस्ट लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच टाइप ऑफ मोटिवेशन अराइजेज फ्रॉम एन इंटरनल डिज़ायर टू लर्न फॉर पर्सनल सेटिस्फेक्शन और क्यूरियोसिटी? तो कौन सा मोटिवेशन अराइज होता है फ्रॉम इंटरनल डिज़ायर, मतलब मन से आना, कि मन से मुझे फील हो रहा है कि मुझे पढ़ना है, मुझे कोई बोल नहीं रहा है, मुझे एक्सटर्नली कोई कुछ मतलब मुझे रिवार्ड भी नहीं दिया जा रहा है कि अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें हम ये देंगे वो देंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा है, बस अंदर से आ रहा है कि नहीं मुझे ये करना है। एक्सट्रिंसिक हो जाएगा, जो आउटर है ये तो नहीं है, सोशल मोटिवेशन भी नहीं है, फिनेंशियल भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो अंदर से आ रहा है, इनर, हमारे अंदर से आ रहा है कि नहीं मुझे पढ़ना है। ड्रिवन बाई इंटरनल फैक्टर्स सच एज सेल्फ इन्जॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड इनर सेटिस्फेक्शन। अगर आपको खुद ही पढ़ना इन्जॉयबल फील हो तो आप खुद से पढ़ोगे, आपको किसी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि पढ़ो, तो वही है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक होता है जिसमें हम क्या करते हैं, रिवॉर्ड देते हैं, ड्रिवन बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड और पनिशमेंट, मार्क्स, कैश प्राइज, ये सब देना, या फिर हम डर दिखाते हैं कि अगर फेल किया तो तेरी तो खैर नहीं, इस तरह से हम डर दिखाते हैं। तो मतलब दोनों ही हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। एक्सटर्नली अगर रिवार्ड देंगे कि पास कर लोगे तो आईफोन दे देंगे, तो ये पॉजिटिव हो गया, और अगर बोल दे के फेल करोगे तो घर से निकाल देंगे, तो ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो दोनों ही एक्सट्रिंसिक है। इन ए मॉडर्न कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ ए टीचर? तो मॉडर्न जो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम है, ठीक है, उसमें टीचर का रोल क्या है, ये याद रखना। टीचर का रोल हमेशा होता है
मतलब फैसिलिटेट करना। तो जहाँ पे भी फैसिलिटेटर मिल जाए उसको टिक कर दीजिए। यहाँ पे कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2 में है, फैसिलिटेटर एंड गाइड ऑफ लर्निंग। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF, ये भी याद रखना, इसका फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये आया था 2005 में, शॉर्ट फॉर्म है NCF। और एंड कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, किन्होंने दिया है कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी? वाइगोत्स्की एंड पियाजे ने दिया है। ये लोग क्या बोलते हैं, लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। तो इन NCF एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी दोनों के अंदर बोला गया है कि लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। द टीचर ट्रांजिशंस फ्रॉम सेज ऑन द स्टेज टू गाइड ऑन द साइड। तो वो पहले जब लेक्चर दिया करते थे, लेक्चर में ज़्यादा फोकस किया जाता था, तो वो थे एक सेज ऑन द स्टेज, जो स्टेज में डायस में खड़े होकर लेक्चर्स देते थे सेज की तरह, प्रिस्ट की तरह। अभी क्या हो गया है, गाइड ऑन द साइड, जो अभी फैसिलिटेटर बन गए हैं, जो हमारे एकदम साइड बाय साइड खड़े रहते हैं, हमें हेल्प करते हैं, हमें एडवाइस करते हैं, हमें बता के देते हैं कि क्या करने से हमारा और भी बेटरमेंट होगा। तो अभी वो बन गए हैं गाइड ऑन द साइड। क्रिएटिंग सपोर्टिव एनवायरनमेंट एंड स्कैफोल्डिंग लर्निंग। स्कैफोल्ड करना मतलब हेल्प करना, स्कैफोल्डिंग लर्निंग एंड क्रिएटिंग सपोर्टिव एनवायरनमेंट्स। तो उसके बाद आ जाता है हमारा इश्यूज़ रिलेटेड टू एजुकेशन इन इंडिया। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। आज हमने देखा है 15 क्वेश्चंस, पार्ट 2 में मैं लेके आऊँगी ये इश्यूज़ रिलेटेड टू एजुकेशन इन इंडिया। तो आप लोग प्लीज़ पहले ये जो 15 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है वो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद में पार्ट 2 में ये इश्यूज़ को डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो हम अभी करने जा रहे हैं हमारा सेक्शन 2 नेक्स्ट पार्ट, जिसका टाइटल है इश्यूज़ रिलेटेड टू एजुकेशन इन इंडिया। इसमें से भी हमें मिलेंगे 15 क्वेश्चंस। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 रिप्लेस्ड द ओल्ड 10+2 स्कूल स्ट्रक्चर विथ विच न्यू पेडागोजिकल स्ट्रक्चर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने के बहुत चांसेस हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, जो बोल रहा है कि हमारा जो पहले वाला जो स्कूल स्ट्रक्चर था ना, 10+2 मतलब हाई स्कूल, उसके बाद 2 साल का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, वो वाला स्ट्रक्चर चेंज करके अभी NEP 2020 ने कौन सा स्ट्रक्चर रिकमेंड किया है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5+3+3+4, जो है ऑप्शन ए। तो NEP ने इंट्रोड्यूस किया है 5+3+3+4। इसमें जो ये चारों स्टेज दिया गया है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिए। करिकुलर स्ट्रक्चर कवरिंग एजेस 3 to 8, ये जो पूरा 5+3+3+4 है, इसमें 3 साल से 18 साल के जो एज ग्रुप है उसको इंक्लूड किया गया है। तो हमारा पहला स्टेज जो है फाउंडेशनल स्टेज, वो शुरू होता है 3 साल से, जो कि है 5 साल तक, मतलब 3 साल से नेक्स्ट 5 साल तक, 3 to 8 है ये। उसके बाद है प्रिपरेटरी स्टेज, ये है 3 साल का, जो है 8 से 11 साल तक। क्लास यहाँ पे दिया गया है, देखिए फाउंडेशनल में है आंगनवाड़ी प्री स्कूल क्लास 1 2, और प्रिपरेटरी में है क्लास 3 to 5। मिडिल स्टेज में है 3 साल, वहाँ पे हमें क्लास 6 7 8 मिलता है, और एज ग्रुप है 11 to 14। एंड सेकेंडरी स्टेज में है 4 years, उसमें क्लासेस 9 to 12 मिलता है, और बच्चों का एज यहाँ पे होता है 14 to 18। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 आ रहा है, अंडर द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन RTE एक्ट 2009 फ्री एजुकेशन इज़ गारंटेड फॉर विच एज ग्रुप। तो फ्री एजुकेशन किस एज ग्रुप के लिए गारंटी किया गया है? ये है हमारा 6 to 14 years। देख लीजिए, द RTE एक्ट 2009 इनेक्टेड अंडर आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एजड 6 to 18 years, मतलब 6 से 14 साल तक हमारा ये राइट टू एजुकेशन बोलता है कि बच्चों को पढ़ने का राइट है, ये 6 to 14 years तक। नोट, फॉर चिल्ड्रन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ द एज लिमिट इज़ एक्सटेंडेड अप टू 18 years। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंडर द RPWD एक्ट 2016 में जो ये एक्ट आया है, उसके तहत बोला गया है कि ये जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन, ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए इसका एज 14 से बढ़ाकर 18 तक क्या है, एक्सटेंड किया गया है। Who was the first education minister of independent India in whose honor National Education Day is celebrated on November 11? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हम सबको पता है, इसका आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सर्व्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम 1947 to 1958। ही established key national bodies including IIT Kharagpur, UGC साहित्य अकादमी एंड संगीत नाटक अकादमी। His birth anniversary November 11 is
सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया एज नेशनल एजुकेशन डे। तो नेशनल एजुकेशन डे ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बर्थ एनिवर्सरी में मनाया जाता है, जो कि है हमारा नवंबर 11 को। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, विच एजुकेशन कमीशन 1964 to 66 is famous for its opening statement, the destiny of India is now being shaped in her classrooms। ये कौन सा एजुकेशन कमीशन का ओपनिंग स्टेटमेंट है? इसका आंसर है कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट एक एजुकेशन कमीशन है जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कोठारी कमीशन हेडेड बाय डॉक्टर डी एस कोठारी। तो इसका जो हेड थे वो थे डॉक्टर डी एस कोठारी। ये आया था 64 to 66 के टाइम पीरियड में। फेमस रिपोर्ट टाइटल एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। इसमें एक रिपोर्ट था जिसका टाइटल था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसने रिकमेंड किया था 10+2+3 पैटर्न। ठीक है, 3 लैंग्वेज फार्मूला एंड स्पेंडिंग 6% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन। और इसने बोला था कि हमें जीडीपी का 6% एजुकेशन में स्पेंड करना चाहिए। इसने 3 लैंग्वेज फार्मूला के बारे में भी बोला था और इसने रिकमेंड किया था 10+2+3। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन तीनों चीज़ों को हमें याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टैट्यूटरी अपेक्स बॉडी रेगुलेट्स टीचर एजुकेशन स्टैंडर्ड्स एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। टीचर की जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो कौन सा अपेक्स बॉडी रेगुलेट करता है? ये हो गया NCTE, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो इसको आप लोग याद रखिए। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1993। ये इस्टेब्लिश किया गया था एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत जो कि आया था इन 1993 में। तो इसको बोला जाता है NCTE एक्ट 1993 एंड इट केम इनटू इफेक्ट इन 1995। एक्ट आया था 93 में और ये इफेक्टिव हुआ था 95 से। It oversees planned development, norm regulation and standards across all teacher education colleges including B.Ed, D.Led, M.Ed। जितने सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे B.Ed, D.Led, M.Ed के कोर्सेज हैं, सबका स्टैंडर्ड ये देखता है, ये मतलब ओवरसी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21, विच स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन 1987 to 88 टू इम्प्रूव बेसिक मिनिमम फिजिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ इन प्राइमरी स्कूल्स। कौन सा स्कीम लॉन्च किया गया था 87-88 इस टाइम पीरियड में, जिसका मेन जो मुद्दा था टू इम्प्रूव बेसिक मिनिमम फिजिकल एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। ये है हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये लॉन्च हुआ था फॉलोइंग नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE 1986। ये 96 का जो पॉलिसी आया था उसके अंडर ये लॉन्च हुआ था। इसका एम था टू प्रोवाइड ऑल प्राइमरी स्कूल्स इन इंडिया विथ एटलीस्ट 2 रीजनेबली लार्ज रूम्स। ठीक है, 2 रीजनेबली लार्ज रूम तो प्राइमरी स्कूल्स में होने ही चाहिए। मिनिमम लर्निंग इक्विपमेंट, ब्लैक बोर्ड, मैप्स एंड एटलीस्ट 2 टीचर्स, जहाँ एटलीस्ट 2 टीचर्स भी होना चाहिए, जहाँ पे मिनिमम लर्निंग इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए और ब्लैक बोर्ड, मैप्स ये सब अवेलेबल होना चाहिए प्राइमरी स्कूल में। What does the educational abbreviation DIET DIET stand for at the district level? DIET का फुल फॉर्म क्या है? District Institute of Education and Training। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा B, established across districts in India based on the recommendation of NPE 1986। ये भी हमारा जो सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत ये आया था। जो 1986 वाला जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत ये आया था डाइट का एस्टैब्लिशमेंट। पर्पस था इसका टू प्रोवाइड एकेडमिक सपोर्ट, प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग टू एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स एट द ग्रास रूट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट्स में जो टीचर्स के लिए ट्रेनिंग देने का जो इंस्टीट्यूशन है, प्री सर्विस हो या इन सर्विस हो, ये जो ट्रेनिंग देने का जो इंस्टीट्यूट्स है इसको बोला जाता है डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। Which article of the Indian Constitution makes free and compulsory education a fundamental right? ये सबको पता है, ये आर्टिकल 21A है। 86th Constitutional Amendment Act 2002 ये इसने इंसर्ट किया था आर्टिकल 21A। जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था वो था 86th अमेंडमेंट और ये आया था 2002 में। इसके बाद ये आर्टिकल 21A को क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था, इंसर्ट किया गया था इनटू पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, देखिए कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, ये भी हमें याद रखना है। 86 था, कौन सी ईयर में आया था, 2002 में, ये भी हमें याद रखना है। ये आर्टिकल जो है इसका नाम क्या है, ये 21A, ये भी हमें याद रखना है। और कौन से पार्ट में इसका मेंशन किया गया है, तो ये भी पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये
चारों चीज़ हमें याद रखना है। इट डिक्लेयर्स दैट द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14 ईयर्स एज अ फंडामेंटल राइट। तो जो 6 से 14 साल के बच्चों का जो बेसिक एजुकेशन का राइट है वो इसी एक्ट में बताया जाता है। NCERT was established by the government in India in which year? तो यहाँ पे जो ईयर है थोड़ा उल्टा पुल्टा दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोग ये समझ लीजिए कि पहला वाला है 1952, ऑप्शन बी है 1961, सी है 1975 एंड डी है 1986। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1961। NCERT was established on 1 September 1961। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फुल फॉर्म ऑफ NCERT क्या है, ये आप याद रखना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आप लोग देखना, आप लोग के एंट्रेंस एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ मतलब फुल फॉर्म से भी क्वेश्चंस रहेंगे। हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली पे है। इट असिस्ट्स यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन एकेडमिक मैटर्स रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, करिकुलम डिज़ाइन एंड टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्वयं पोर्टल। सो स्वयं पोर्टल बोल के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पोर्टल है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है बी, ऑफरिंग मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, मूक्स। ये जो है मुक, उसका भी हमें फुल फॉर्म याद रखना है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। इसका देख लीजिए क्या बोला गया है। स्वयं का भी एक देखिए फुल फॉर्म है, इसको भी हमें याद रखना पड़ेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्वयं इसका फुल फॉर्म ये है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। एन इंडिजिनस MOOC platform initiated by the Ministry of Education provides high quality online courses for class 9 through post graduation to ensure access, इक्विटी एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 to 53 वॉज हेडेड बाई होम। तो ये जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है इसका जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ तो हेड कौन थे? ये है डॉक्टर A लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। तो एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या है। द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन सितंबर 1952 अंडर द चेयर ऑफ डॉक्टर A.L. मुदालियर। डॉक्टर A लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, वाइस चांसलर ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी। तो वो थे वाइस चांसलर ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी। इट इज़ फेमसली नोन एज मुदालियर कमीशन एंड रिकमेंडेड मल्टीपर्पज स्कूल्स एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट target has NEP 2020 set for gross enrollment ratio GER in higher education to be achieved by 2035। तो 2035 के अंदर GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना होना चाहिए? इसका आंसर है 50%। टारगेट सेट बाय NEP 2020 100% GER इन स्कूल एजुकेशन, प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल का 100% GER होना चाहिए बाय 2030 एंड 50% GER होना चाहिए हायर एजुकेशन में इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन बाय 2035। तो क्वेश्चन हमारा क्या था? 2035 वाला था कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना परसेंट होना चाहिए? तो ये था 50% होना चाहिए। अगर 2030 वाला आता तो हम देते 100% होना चाहिए। तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, एक है प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल का और दूसरा है हायर एजुकेशन वाला इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन। तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए, याद रखिए इसको भी। नेक्स्ट है हमारा सर्व शिक्षा अभियान SSA वाज लॉन्च्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर। कौन से प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप में ये लॉन्च किया गया था? ये हमें पता है अटल बिहारी वाजपेयी, उनके टाइम में इसको लॉन्च किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान SSA पायोनियर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी इन 2001। मोटो था स्कूल चले हम। ये हम सब ने शायद सुना था, मतलब टीवी में ये गाना वाना आता था, स्कूल चले हम। इसका ये ऑब्जेक्टिव मोटो था। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन ए टाइम बाउंड मैनर। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC was formally established as a statutory body। UGC को एक स्टेट्यूटरी बॉडी कौन से ईयर से बनाया गया है? इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर A है 1948, B है 1953, C है 1956 एंड D है 1965। इसका आंसर हो जाएगा C 1956। UGC का इनोग्रेशन हुआ था 53 में बाय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। And it became a statutory body of parliament in
1956। तो इसको आप लोग याद रखिए। इसको इनोग्रेट किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 53 में, और ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी बन गया है थ्रू द यूजीसी एक्ट 1956 से, रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो ये क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट, डिटरमाइन, मेंटेन करता है स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP, ये वाला भी आप लोग याद रखिए। ITEP का फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, इंट्रोड्यूस्ड अंडर NEP। ये इसका इंट्रोडक्शन किस पॉलिसी में आया, ये NEP 2020 में इसका इंट्रोडक्शन हुआ। इज़ ए ड्यूअल मेजर होलिस्टिक डिग्री ऑफ व्हाट ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन का ये है, इसका है 4 years। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम 4 year ड्वेल मेजर अंडर ग्रेजुएट डिग्री, जैसे कि BA BEd, BSc BEd, BCom BEd, इसको बोलते हैं हम ITEP। बाय 2030 द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर स्कूल टीचर्स विल मैंडेटरीली बिकम दिस 4 year इंटीग्रेटेड BEd डिग्री। तो 2030 के बाद से ये हमारा मिनिमम मतलब डिग्री क्वालिफिकेशन हो जाएगा फॉर स्कूल टीचर। स्कूल टीचर बनने के लिए हमें ये 4 year वाला इंटीग्रेटेड BEd डिग्री करना पड़ेगा 2030 के बाद से। अभी तक 2 year वाला वैलिड है, लेकिन 30 के बाद से 4 year वाला होना चाहिएगा, तब 2 year वाला वैलिड नहीं रहेगा। तो ये है हमारा दूसरा पार्ट, जिसमें कि इश्यूज़ इन एजुकेशन ये के 15 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है जनरल इंग्लिश, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 31 to 40 है। तो देख लेते हैं जनरल इंग्लिश के अंदर हमें क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पे मिल रहे हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस फॉर द अंडरलाइंड क्लॉज, शी हैज़ बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2018। तो करेक्ट टेंस यहाँ पे हमें टेंस डिटरमाइन करना है। हैज़ बीन टीचिंग कौन सा टेंस है, तो ये तो बहुत ईजी हो गया, ये तो हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट है प्लस हैव हैज़ है प्लस बीन है प्लस वर्ब है प्लस ING है और उसके बाद सीन्स या फॉर है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन टू द प्रेजेंट मोमेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 है चूज़ द सिंगल वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर ऑल वन हु नोज एवरीथिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो एक क्वेश्चन है और इजी भी है। वन हु नोज एवरीथिंग, इसका आंसर हो जाएगा C ऑमनिशेंट। ऑमनिशेंट हो जाएगा इसका आंसर। वोकैबुलरी रूट्स में देखिए, ऑमनिशेंट का मतलब है ऑल नोइंग, ऑमनीपोटेंट का मतलब है ऑल पावरफुल, जिसके पास पावर है, एंड ऑमनी प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर। और ये तीनों टर्म यूज़ होता है ऑलमाइटी के मतलब ऑलमाइटी के कंसेप्ट में। हम जब ऑलमाइटी गॉड, अल्लाह या फिर जीसस, इन सब के बारे में जब भी हम कुछ बोलते हैं तो हम ये तीनों टर्म ही यूज़ करते हैं, ऑमनिशेंट, ऑमनीपोटेंट, ऑमनी प्रेजेंट, ये यूज़ करते हैं हम लोग। सिलेक्ट द सिनोनिम क्लोजेस्ट मीनिंग फॉर द वर्ड मेटिक्यूलस। मेटिक्यूलस का सिनोनिम क्या होगा यहाँ पे, केयरलेस होगा या हेस्टी होगा या एरोगेंट होगा या पेन्सटेकिंग होगा। तो इसका हो जाएगा वेरी केयरफुल। मेटिकुलस मतलब वेरी केयरफुल, पेन्सटेकिंग, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। पेन्सटेकिंग, वेरी केयरफुल मीन्स शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, एक्सट्रीमली केयरफुल एंड प्रिसाइज। सिनोनिम हो गया पेन्सटेकिंग, थरो, स्क्रैप्यूलस, फस्टिडियस, और एंटोनिम हो जाएगा केयरलेस, नेग्लिजेंट। ठीक है, तो मेटिकुलस मतलब ध्यान से करना और इसका ऑपोजिट हो जाएगा केयरलेसली करना। तो फाइंड द एंटोनिम, यहाँ पे ऑपोजिट मीनिंग बोला। ट्रांजिएंट मतलब टेम्प्रेरी, उसका ऑपोजिट क्या होगा, टेम्प्रेरी का ऑपोजिट हो जाएगा परमानेंट, तो इसका आंसर है सी परमानेंट। तो ट्रांजिएंट मीन्स लास्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, इम्परमानेंट और फ्लीटिंग। ऑप्शन A, B, D आर सिनोनिम्स एंड जो एग्जैक्ट ऑपोजिट मीनिंग है वो है परमानेंट। तो A, B, D में क्या था देख लीजिए, हाँ टेम्पररी, फ्लीटिंग, ब्रीफ, ये तीनों क्या है, ये तीनों सिनोनिम है और एक ही है सी परमानेंट, ये है हमारा एंटोनिम। क्वेश्चन नंबर 35, आइडेंटिफाई द पार्ट कंटेनिंग एन एरर। यहाँ पे 4 पार्ट दिया गया है, उनमें से कौन से पार्ट में एरर है वो हमें डिटेक्ट करना है। नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट इन द ऑडिटोरियम। तो नाइदर नॉर के मामले में जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है उसका रूल ये है कि जो सब्जेक्ट क्लोजेस्ट है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सी है ना उसमें एरर है, हाँ देख लीजिए। व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय आइदर और नाइदर नॉर द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट। तो यहाँ पे क्या था, वर्ब एक था टीचर और दूसरा था स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स था सबसे क्लोजेस्ट, वाज के
क्लोजेस्ट कौन सा था, स्टूडेंट्स। तो इसीलिए स्टूडेंट्स के बाद क्या आएगा, स्टूडेंट्स के साथ जो एग्री करता है, प्लूरल के साथ जो एग्री करता है। तो प्लूरल के साथ तो हम वेयर लगाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे वेयर आ जाएगा। तो क्या होगा, हियर स्टूडेंट्स प्लूरल इज क्लोजेस्ट टू द वर्ब, सो इट मस्ट बी प्लूरल, वेयर प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ वाज प्रेजेंट। तो इसीलिए वाज प्रेजेंट वाला पोर्शन हो जाएगा गलत। हमारा राइट आंसर है यहाँ पे सी, वाज प्रेजेंट इन द ऑडिटोरियम। फिर देख लीजिए, रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स इनटू ए मीनिंगफुल सेंटेंस। एजुकेशन की इज़ द टू सक्सेस, ये तो बहुत इजी हो गया, एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। कैसे हो जाएगा ये, एजुकेशन आ जाएगा सबसे पहले, पी इज़ द आर, पी आर क्यू एन एस, कहाँ पे है ये पी आर क्यू एस, ए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर देख लीजिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इडियम टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब रात को जग के कुछ काम करना, बहुत हार्ड वर्क करना, कुछ करना। तो इसका क्या हो जाएगा, देख लीजिए, टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट, जो ऑप्शन नंबर बी में है। हाँ, टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट originates from historical times when people burned oil lamps to work or study late past midnight. Fill in the blank with the appropriate preposition. Congratulate him dash. Congratulations के साथ हम क्या लगाते हैं, the principal congratulated him on his outstanding success. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाँ, fixed preposition rule. The verb congratulate is always followed by the fixed preposition on when mentioning the achievement. करेक्ट यूसेज हो जाएगा कॉन्ग्रेचुलेट समवन ऑन समथिंग। ठीक है, कन्वर्ट द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो ये जो एक सेंटेंस दिया गया है, द टीचर आंसर्ड द क्वेश्चन, इसका एक्टिव टू पैसिव करना है। तो पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो रूल है, रूल के हिसाब से जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, द क्वेश्चन पहले आ जाएगा। ये सिंपल पास्ट में है तो इसके साथ वाज लगेगा, वाज आंसर्ड बाय द टीचर। कहाँ पे है ये वाला ऑप्शन, द क्वेश्चन वाज आंसर्ड बाय द टीचर, बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, द क्वेश्चन वाज आंसर्ड बाय द टीचर। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से ये हुआ है। वन वर्ड क्रिएशन नंबर 40 है, ए पर्सन हु लुक्स एट द पॉजिटिव साइड ऑफ एवरीथिंग, जो हमेशा हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढता है वो है ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। ठीक है, और पेसिमिस्ट है जो हर चीज़ों में नेगेटिव साइड ढूंढता रहता है, हर चीज़ों को लेकर नेगेटिव ही सोचता रहता है। एंड फिलैंथ्रोपिस्ट क्या है, अ लवर ऑफ मैनकाइंड हु डोनेट्स टू चैरिटेबल कॉजेस, जो मतलब दानशील हो, बहुत मतलब चैरिटेबल कॉजेस के लिए वो डोनेट भी करे और लोगों से प्यार भी करे। तो ऐसे इंसान को बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। फिर आ गया हमारा जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग। तो ये हमारा सेक्शन 4 है, यहाँ पे हमें 41 to 50 ये 10 क्वेश्चंस मिलते हैं। देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं। माजुली, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर आइलैंड इज़ लोकेटेड ऑन व्हिच रिवर। कौन से रिवर में ये लोकेटेड है माजुली आइलैंड, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर में लोकेटेड। इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्रह्मपुत्र रिवर। फिर देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वेयर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 51A बाय विच अमेंडमेंट। ये कौन सा अमेंडमेंट है जिसके तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ आया है, ये है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन नंबर ए, जो कि आया था 1976 में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A आर्टिकल 51A, ये जो पोर्शन है इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। पार्ट 4A एंड आर्टिकल 51A incorporated upon the recommendation of the Swaran Singh Committee through the 42nd Amendment Act 1976. Originally 10 duties were added. The 11th duty जो है ड्यूटी ऑफ पेरेंट गार्डियन टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चाइल्ड एजड 6 to 14 वाज एडेड बाय 86th अमेंडमेंट इन 2002। इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन लीड्स टू विच डिजीज़। विटामिन डी से कौन सा इलनेस होता है, कौन सा डिजीज़ होता है, इसका आंसर है रिकेट्स। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमें होता है रिकेट्स, जो कि बोन्स रिलेटेड है। विटामिन सी के डेफिशिएंसी से होता है स्कारवी, ठीक है, ब्लीडिंग गम्स। विटामिन B1 के डेफिशिएंसी से होता है बेरी, और विटामिन ए के डेफिशिएंसी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। फिर देख लीजिए, कंप्लीट द नंबर सीरीज 2, 6, 12, 20, 30। इसका जो नंबर सीरीज है इसको कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट आएगा, देख लीजिए यहाँ पे 2 + 4 हो गया 6, 6 + 6 हो गया 12, 6 + 8 मतलब जो हमारा सेकेंड जो नंबर है ना
4, 6, 8, 10 इस तरह से दो दो करके मतलब दो करके मतलब इंक्रीज़ होता हुआ गया है ये। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 30 + 12। पहले था 4, फिर 6 आया, फिर 8 आया, फिर 10 आया, फिर 12 आया। तो 12 इंक्रीज़ होकर 30 के साथ 12 ऐड करके हमें मिल गया 42। तो 42 हो जाएगा इसका आंसर। फिर देख लीजिए, इफ़ टीचर इज़ कोडेड एज VGCE JGT, हाउ विल स्टूडेंट बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो ये भी देख लीजिए कैसे किया गया है। जो टीचर कोडिंग पैटर्न है +2 शिफ्ट फ्रॉम एवरी लेटर के बाद +2 करना है। तो टी से हो गया, देखिए +2 हो गया V, E से +2 हो गया G, A से +2 हो गया C, C से +2 करके हो गया E, H से +2 करके हो गया J, E से +2 करके हो गया G और R से +2 करके हो गया T। तो इसी को अगर हम ऐसे करेंगे ना, इस तरह से करने से स्टूडेंट कैसे हो जाएगा, S से +2 करेंगे। S के बाद क्या आता है, S के बाद आता है +2 करके आता है U, फिर T के बाद +2 करके आता है V, U के बाद +2 करके आता है W। तो U देन V देन W, फिर F, फिर G, फिर P, फिर V। तो ये हमारा जो ऑप्शन A था उसमें ये ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 46 हो जाता है, ए पर्सन वर्क्स 5 किलोमीटर नॉर्थ। तो आप लोग इमेजिन करें कि एक पर्सन जिसने क्या किया, नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर उसने वर्क किया। टर्न्स राइट, जब वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो उसका राइट साइड हो जाएगा ईस्ट। तो ईस्ट की तरफ वो फिर से 3 किलोमीटर गया। उसके बाद टर्न्स राइट, तो जब वो ईस्ट की तरफ जा रहा था तो उसका राइट साइड हो जाएगा साउथ। तो साउथ की तरफ वो फिर से 5 किलोमीटर गया। हाउ फार इज़ ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। पहले वो गया नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर, फिर वो गया ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर एंड देन वो फिर से साउथ की तरफ 5 किलोमीटर गया। तो देखा जाए तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो 3 किलोमीटर ही अवे है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर 3 किलोमीटर। तो देख लीजिए, इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है, तो आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा जब आपको PDF मिल जाएगी। इवेलुएट व्हाट इज़ 20% ऑफ 150 प्लस 30% ऑफ 200। तो पहले हमें 20% ऑफ 150 निकालना है और इसके बाद हमें क्या करना है, 30% ऑफ 200 निकालना है। तो 20% ऑफ 150 हो जाएगा 30 एंड 30% ऑफ 200 हो जाएगा हमारा 60। तो 60 + 30 कितना हो गया, 90 हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट आता है हमारा, विच क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ आसाम वॉज रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया बाई संगीत नाटक एकेडमी इन 2000। इसका आंसर हो जाएगा सत्रिय डांस। आसाम का सबसे ज़्यादा फेमस जो डांस है वो सत्रिय डांस है और इसको 2000 में क्या किया था, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज ए क्लासिकल इंडियन डांस बाय संगीत नाटक एकेडमी। ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया था इसको, क्लासिकल डांस के तहत इसको रिकॉग्नाइज किया गया कि ये एक क्लासिकल डांस इंडियन डांस फॉर्म है और इसको संगीत नाटक अकेडमी ने इसको रिकग्निशन दिया था ऑन November 15, 2000। इंट्रोड्यूस्ड इन द 15th century AD बाय द ग्रेट वैष्णवाइट सेंट एंड रिफॉर्मर महापुरुष श्रीमंत शंकर देव इन द सत्रज मोनेस्ट्री ऑफ आसाम। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन नंबर, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ। तो आप लोग इमेजिन करें कि एक फोटोग्राफ को दिखा के अ मैन सेड, एक इंसान, एक मेल पर्सन कोई एक बोल रहा है कि ही इज़ द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। तो वो जो मैन है उसके फादर के बारे में बोल रहा है, फादर्स वाइफ। माई फादर्स वाइफ मतलब क्या हो गया, उसका माँ। उसके माँ का क्या हो गया, ओनली डॉटर, मतलब उसका क्या है, उसका बहन है, उसके बहन का सन है, बहन का बेटा है, तो उसका क्या हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा आंसर। तो देख लीजिए, माई फादर्स वाइफ क्या है, मैंस मदर, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मतलब उसके फादर या मदर का ओनली डॉटर कौन होगा, उसका बहन ही होगा, और बहन का बेटा क्या हो गया, उसका नेफ्यू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ 4 टीचर्स इज 30 ईयर्स। इफ ए न्यू टीचर एज्ड 50 जॉइन्स, व्हाट इज़ द न्यू एवरेज एज। तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा एवरेज एज ऑफ 4 टीचर्स 30 ईयर्स कैसे अगर होगा तो हम इसको कैसे करेंगे। तो हमें 13 × 4 करना है, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इफ़ ए न्यू टीचर एज्ड 20, उसके बाद क्लास 50 करना है, उसके बाद डिवाइडेड बाई हमें 5 करना है, क्योंकि 4 के साथ और एक ऐड हो गया तो हमें 5 से उसको डिवाइड करना है। तो देख लीजिए कैसा हो गया इसका, हाँ, तो इसका आंसर आ जाएगा 34, ऑप्शन नंबर B। एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। और आप सबको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो संडे को होगा। और ये अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प हो तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलिए, तो यहाँ पे हम आज ये जो पहला मॉक टेस्ट है जो हमने बनाया है एक वीडियो, तो वो यहाँ पे ही हम लोग का ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पूरा 50 क्वेश्चन हमने कर लिया है। थैंक यू सो मच।